दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक कॉमन डायलॉग सुनने को मिलता है कि अब 90% ये शेयर गिर चुका है, इससे ही ज़्यादा क्या गिरेगा, इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक स्टॉक सन 2023 में गिरकर 50 पैसे पर आ गया था। खोने के लिए कुछ नहीं, राइट? 50 पैसे का स्टॉक, ये फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड। क्या मल्टी बैगर सिर्फ गिरे हुए शेयर्स ही बनते हैं? डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये भी समझने को मिलेगा कि क्या एक्चुअल में जो स्टॉक्स में गिरावट होती है, राइट, जैसे कि हम कहानियाँ सुनते हैं, इन्फोसिस, विप्रो, आजकल तो इन सब की पिटाई हो रही है, क्या स्टॉक्स में गिरावट के बाद वो मल्टीबैगर बनते हैं या कुछ और बातें होती है जो कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें देखना होता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर FEL की चर्चा हमने शुरू की है, तो FEL की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि FEL के पास्ट जो भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड था इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल चार्ट क्या कहता था। तो जस्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम चार्ट को ऐसे स्क्वीज करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत क्लियरली नज़र आने लगेंगी। देखिए, अब जब जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं, राइट, हिस्ट्री में, वैसे वैसे स्टॉक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, राइट, 55 रुपये के आसपास 2017 में था, यहाँ पर 2016 में मात्र 17 रुपये के आसपास था। अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि 2016 से यहाँ तक करीब करीब 2.5 गुना मल्टीबैगर तो हुआ। देखिए, ये मल्टीबैगर की स्टोरी नहीं होती है। स्टॉक में एक साल में 2-3 गुना बढ़ोतरी होने के बाद अगर स्टॉक अपने उस प्राइस से नीचे चला जाता है तो वो मल्टीबैगर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो कौन सी बातें, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको कि हमें देखना होता है। तो अगला जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे आपको डिटेल में उससे सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि मल्टीबैगर क्या सिर्फ गिरे हुए शेयर्स ही बनते या कुछ और बातें होती हैं जो कि हमें देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड आप देखिए, जून 2011 में इनका सेल्स कितने का था? 4100 करोड़। दिसंबर 2012 में 7000 करोड़ का हुआ, 14 में 11000 करोड़ का हुआ। लेकिन उसके बाद फिर से शुरू हुई कहानी एक गिरावट की, सेल्स में शुरू हुई कहानी यहाँ पे एक गिरावट की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में। कंपनी लॉस में चली गई, कंपनी NCLT के थ्रू इंसॉल्वेंसी फेज में चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है डज नॉट मीन कि वो हमेशा के लिए वही परफॉर्म करती रहेगी। यहाँ पर बिजनेस किस बिजनेस में है और उस बिजनेस में कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, क्या बड़े खिलाड़ी हैं जो कि आकर कभी भी बिजनेस को खा सकते हैं। फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड का बिग बाजार आपको कहीं देखने को मिलता है? पहले हर जगह देखने को मिल रहा था, अब हो सकता है कि एक नए बड़े खिलाड़ी के नाम से देखने को मिल रहा हो, बट इन्वेस्टर्स जो थे उनका क्या हाल हुआ। ये इंपॉर्टेंट बातें एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें समझनी चाहिए और ये आपको डाटा से समझ में आता है। तो सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के बाद, यानी कि बिजनेस की एनालिसिस तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही साथ उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी में सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कह रहा है। क्या पिछले 2-3 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स में उसमें गिरावट हो रही है? क्या पिछले 2-3 साल से लगातार उसमें गिरावट हो रही है? और अगर गिरावट हो रही है तो किन कारणों से हो रही है? अगर जियोपॉलिटिकल कारणों से हो रही है तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि भाई ट्रम्प साहब आते हैं, कभी मूड उनका अच्छा रहता है तो कहते हैं कि चलो खरीदो, कभी मूड उनका ख़राब रहता है तो कहते हैं नहीं नहीं सब निकल जाओ। ये अगर इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए कह सकते हैं। बट अगर बिजनेस में ही कमी आ रही है, यानी कि कंपनी का मैनेजमेंट ही नहीं चाह रहा है कि भाई चीज़ों को आगे बढ़ाएं, आराम से हमारा काम हो गया, हम जितना पैसा कमाना था हमने कमा लिया, अब घर पे बैठते हैं, अगर ऐसी मनोस्थिति रही तो वहाँ पर फिर ऐसे केसेस में बढ़ोतरी होने के चांसेस सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में कम हो जाते हैं। अब देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। जून 2020 में क्या हुआ, प्रमोटर्स 50% के आसपास थे, 46% यहाँ पे पब्लिक थी और 2-3-4% के आसपास जिनको कि लग रहा था कि हाँ भाई फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में कुछ है बचा हुआ, वो बचे हुए थे। सितंबर 2020 यहाँ पे 7% धीरे से निकल गए प्रमोटर्स और यहाँ पे बढ़ गए हमारे पब्लिक। यहाँ पे क्या हुआ, धीरे से फिर निकल गए यहाँ पे प्रमोटर्स, यहाँ पे बढ़ गए पब्लिक, धीरे से फिर निकल गए 2021 में प्रमोटर्स, यहाँ बढ़ गए पब्लिक।
तो अगर 1-2 क्वार्टर में प्रमोटर्स इधर उधर करते हैं कि भाई 2-3% कम हो गए, अगले क्वार्टर में फिर से उन्होंने खरीद लिया चीज़ों को, वापस अपने पास रख लिया शेयर्स को, फिर से शेयर होल्डिंग बढ़ा ली, तो हम मान सकते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, उनको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत थी, उन्होंने वो किया, फिर से वापस उन्होंने एंट्री कर ली। अब यहाँ पे लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1-2 साल तक लगातार अगर अपनी शेयर होल्डिंग कोई कम करता रह रहा है, प्रमोटर्स खास तौर पे, और कम करते करते 2023 तक मात्र 16% ले आ रहा है, पब्लिक बढ़ जा रही है, तो सिंपल सी बात है ऐसी कंपनी में क्या हो रहा होगा ये समझाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा हमारे लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जब हम बिज़नेस की एनालिसिस करते हैं तो बिज़नेस की एनालिसिस में कंपनी, अब ये बहुत पुराना डाटा है, इसका दिखाने का मकसद ये है कि बिज़नेस की जब एनालिसिस करते हैं तो हम किन बातों को देखते हैं और साथ ही साथ हम फ्यूचर में क्या स्कोप है कॉम्पिटिटिवनेस का, ग्रोथ का, ये भी कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे FMCG सेगमेंट, अपैरल सेगमेंट, इंश्योरेंस सेगमेंट में भी थे ये सब चीज़ें, राइट, जो हैं इनमें क्या कॉम्पिटिटिवनेस थी इनकी, कैसे ये प्रोग्रेस करने वाले थे, क्या इनके प्लान्स थे, अगर ऑर्डर बुक थी इनके पास तो कैसी थी, ये सब की स्टडी एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कभी भी हम एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी की, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रैल 2026 का सीधे सीधे देखिए कि जो भी NCLT के तहत इनका जो भी चल रहा है, राइट, उसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। कोई पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है तो उसके क्या सर्कुलर्स आ रहे हैं, उसका मैनेजमेंट क्या कह रहा है, क्या उनके प्लान्स हैं, ये सब चीज़ें देखे बिना जस्ट प्राइस देख लिया कि भाई 10 रुपये का हुआ करता था, ये तो सीधे 1 रुपये 2 रुपये पे आ चुका है, इससे नीचे ही क्या जाएगा, ये एक तरह से ब्लाइंड काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं दूसरी कंपनी का है, ये जो कंपनी है AGI ग्रीन पैक लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए इसका जो बिजनेस सेगमेंट है, प्रोडक्ट्स क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, कंटेनर्स एंड बॉटल्स, फूड जार्स, पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स के लिए। इसके साथ ही साथ ये कौन सी इंडस्ट्री को सर्व कर रही है, बेवरेजेज हो गया, लिकर, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स। इनके प्लांट्स कहाँ पे हैं, क्या कैपेसिटी है और क्या ग्रोथ है पिछले कुछ सालों में, ये बिजनेस एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड एज अ बिजनेस ग्रोथ देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो किन किन कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चर चीज़ें कर रही हैं कंपनी, ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, इसका 16% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 0.99% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी 0.10 है। डेट टू इक्विटी से हमें क्या पता चलता है कि कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है। पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 7 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 8% के आसपास रह रही है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 13 के आसपास है, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यहाँ पे, जहाँ पे तक वैल्यूएशन की बात आती है तो वैल्यूएशंस में प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हम देखते हैं कि अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। ग्राहम नंबर या इंट्रिंसिक वैल्यू को हम देखते हैं कि शेयर प्राइस जो चल रहा है उसके आसपास है या नहीं, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखिए तो 2015 में 1817 करोड़ के आसपास सेल्स था, 100 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट था। 2020 में 1800-1900 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे कम होके 48 करोड़ रुपए के आसपास आ गया था। अब 2020 के आसपास जनरली कंपनियों में, चाहे वो FMCG कंपनियाँ हो चाहे किसी भी तरह की कंपनी हो, लोग घरों पे बैठ गए थे डर के मारे, तो चीज़ें वहाँ पे कहीं ना कहीं से डाउन होनी ही थी। तो ये एक तरह से डाउन हुई, बट क्या पिकअप किया वापस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 2200 करोड़ रुपए के आसपास 2023 में सेल्स थी एंड 262 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो गया था। इसके बाद लेटेस्ट डाटा पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप देख सकते हैं 2600 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स है एंड 352 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड एंड ग्रोथ रिकॉर्ड हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जून 2023 में 60% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, राइट, 30% पब्लिक थी, यहाँ पे 10% के आसपास कौन थे, FIIs एंड DIs। तो किसी कंपनी में FIIs एंड DIs अगर हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कह रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ ये देखना होता है कि वो बहुत ज़्यादा तो रिड्यूस या बहुत ज़्यादा तो बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि अगर बहुत जल्दी वो बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अब यहाँ पे मार्च 2024 में 60% के आसपास प्रमोटर्स थे, 31% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे 8-9% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। थोड़े से FIIs एंड DIs कम हुए, थोड़ी पब्लिक बढ़ी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2025 में, मार्च 2025 में प्रमोटर्स अभी भी वही हैं, एक रत्ती भर शेयर बेचने को तैयार नहीं है।
हमने देखा कि यहाँ पे सेल्स एकदम से गिर गई 2020 में, लेकिन 2025 आते आते भी प्रमोटर्स क्यों नहीं बेच रहे हैं? कुछ तो बात होगी, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट जो कि हमें जरूर से जरूर देखना होता है। यहाँ पे करीब 8% के आसपास FIs एंड DIs। अब लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें अगर हम, तो यहाँ पर आप देखिए तो थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स ने बढ़ा ली है अपनी, पब्लिक थोड़े से कम हो गए, और यहाँ पे 8.5-9% के आसपास अभी भी FIs एंड DIs बने हुए हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम इस पर्टिकुलर चार्ट पर ध्यान दें तो आप देखिए AGI ग्रीन पैक 2006 में करीब करीब 153 रुपये के आसपास हुआ करती थी, यहाँ से गिर के सीधे सीधे 20-22 रुपये पे आ गई। अब ये गिरावट मोर देन 50% थी कि नहीं थी, राइट? ऑब्वियसली। अब 20 रुपये से क्या ही नीचे जाएगा? एक तो ये सोचने वाले इन्वेस्टर होते हैं, दूसरे इन्वेस्टर क्या होते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ, बिजनेस में क्या चेंजेस हुए, अगर कंपनी ने अपना ओवरऑल बिजनेस चेंज किया तो कैसे चेंजेस हुए, मैनेजमेंट में क्या चेंजेस हुए, मैनेजमेंट के क्या प्लान्स हैं, बिजनेस क्या है, फ्यूचर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव क्या है, ये स्टडी किया। 20 रुपये से सीधे सीधे 200 रुपये पहुँच गया। ठीक, अब यहाँ पे 200 रुपये से फिर से 70 रुपये आ गया, 70 रुपये से सीधे पहुँच गया 365 रुपये, 365 रुपये से गिर के आ गया 190 रुपये, 190 रुपये से फिर से यहाँ पे बढ़ता हुआ 444 रुपये पहुँच गया, एंड उसके बाद गिरावट होते हुए 2019 में सीधे 50 रुपये के आसपास पहुँच गई। लेकिन उसके बाद आप देखिए तो 50 रुपये से यहाँ पे सीधे सीधे 2023 में करीब करीब 1067 रुपये के आसपास आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार हिस्ट्री में 50% या उससे ज़्यादा की गिरावट। एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में, आजकल तो बहुत हो रहा है कि राइट TCS खरीदा था और इन्फोसिस खरीदा था, ये समझ के, ये सोच के 30-40% गिरावट है पोर्टफोलियो में, हम तो कहीं के नहीं रहे। तो कहीं के नहीं रहे यहाँ पे बड़ा सवाल नहीं है। यहाँ पे सवाल ये है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तब आपकी प्लानिंग क्या थी, आपका ओवरऑल डाटा एनालिसिस क्या कह रहा था, ये आपने नहीं देखा। आपने क्या देखा? इंडस्ट्री देखी, आपने देखा IT सेगमेंट है, आपने देखा ओवरऑल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ी जायंट कंपनी है, और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट होता है सारे डाटा पॉइंट्स की एनालिसिस करते हुए, उसके बाद भी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक ही इंडस्ट्री या 1-2-3 कंपनियों में नहीं किया जाता। देखिए बुक्स में कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बुक्स में ये लिखा होता है कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करिए, आप ऐसे करिए। भाई जिन्होंने कर रखा है उन्होंने बुक्स लिखी है, तो हमेशा उस तरह की चीज़ें स्टॉक मार्केट में काम करें। ज़रूरी तो नहीं, तो पहले स्टॉक मार्केट में गिरावट होती थी 2-3-4 साल के लिए होती थी, अब स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो गिरावट होती है, रिकवरी भी हो जाती है जल्दी जल्दी। हालांकि पिछले 1-2 साल से फिर से वही देखें तो 2 साल से मार्केट वहीं का वहीं है जहाँ पे था सितंबर 2024 के बाद से। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं सिंक्रोनसली। अब इन सब सारी चीज़ों के बारे में पुस्तकों में नहीं लिखा होता है, तो कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आप सीखेंगे? एक्सपीरियंस के साथ। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि जो आप फॉलो कर रहे हैं वो काम ही करे, इसलिए आपको सारी चीज़ें देखते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी होती है। उसके बाद भी आपको ओवरऑल डाइवर्सिफाई करना होता है पोर्टफोलियो को। तो ये बातें आपको समझ के चलनी चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हो, ठीक है? तो जस्ट इन केस अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो एंजल वन के साथ ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, और AMC जो है यानी कि एनुअल मेंटेनेंस जो है पहले साल के लिए, वो भी यहाँ पर नहीं है। हम ऑथराइज्ड पार्टनर हैं एंजल वन के, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट्स होती है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको राइट चैनल से कनेक्ट करवा देंगे इनफैक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल आपका कमेंट जरूर करिए, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।